क्या इमरान खान ने 9 मई के वाक़ये के ऊपर माफ़ी मांग ली है? ये किस नौइयत का माफ़ीनामा गर्दिश कर रहा है? आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की किस तरह की काविश हो रही है? इसके ऊपर कश्मीरी अवाम क्या कहते हैं? जाओ इमरान खान से कह दो कि हमने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए हैं, बाकी काम आप खुद करो। हमने रियासत का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया है। नवाज शरीफ साहब डट गए जबकि शहबाज शरीफ साहब को नाकामी हुई। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, लिख लो। ऐसा दावा कौन कर रहा है? आज इस गोरखधंधा में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, जिनमें से एक तो ये है कि बिजली के बिलों में इजाफे के बाइस पिछले कई हफ्तों से जो है वो धरना जारी है और इसमें आज़ाद कश्मीर के जो कौम परस्त हैं, नेशनलिस्ट हैं और आम आवाम जो हैं उनको इमदाद देंगे कि जिन्होंने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई। और इस सिविल नाफरमानी की तारीख जो थी, इसका आगाज़ आज़ाद कश्मीर की पुंछ डिवीजन से हुआ था, जो ताहाल जारी है। वहीं पर एक और काविश की गई और इसको नाम दिया गया कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की एक कोशिश है। उसमें हुआ क्या कि दो बैंक हैं, जिसमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जो है UBL बैंक, इसकी कुछ चेक बुक्स आई हैं जिनकी तस्वीर हमारे सामने आई और उसके ऊपर जो रावला कोर्ट के मुस्लिम कमर्शियल बैंक में चीज़ें आई हैं, वहाँ पे इस रावला कोर्ट को पाकिस्तान का जो एबटाबाद है उसका हिस्सा दिखाया गया। फिर एक बैंक के अंदर तो मिस्टेक हो सकती थी, इंसान है, कंप्यूटर है, वो वहाँ पे इंसान ही बना के कंप्यूटर में चीज़ों को एडजस्ट करता है और फिर उसके बाद उनको प्रिंट किया जाता है। मगर ये UBL के अंदर भी क्यों ऐसे किया गया? एक्चुअली ये इस सिलसिले की कड़ी लगती है कि हम कश्मीरियों के इस माइंड सेट को, इस टेम्परेचर को, इन चीज़ों को चेक करें कि इसके ऊपर उनका रिएक्शन क्या आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये इम्कानात बहुत कम हैं। लेकिन ये इम्कान ज़्यादा है कि कश्मीरियों को चेक किया जाए कि अगर कल हम कश्मीर को सूबा बनाते हैं, जो कि उनकी नीयत है। वैसे तो मसला कश्मीर तो एक तरह से ख़त्म हो चुका है। अब ये बस किसी बहाने अगर कोई भारत ने अपनी फ़ौज के ज़रिए अगर इलेक्शन जीतना है, सियासत का गढ़ बनाना है इस मसला कश्मीर को, तो वो कुछ फायरिंग कर लेंगे, या इधर से इनको जब कुछ चाहिए होगा, कौम को डाइवर्शन पे लगाना है, अपने लिए हमदर्दियाँ हासिल करनी है, तो कश्मीर बीच में आ जाएगा। अदरवाइज़ कश्मीर मसला जो था वो अब उन्होंने हल कर लिया, जिसमें पाकिस्तान, भारत और चीन शामिल हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर को अब सूबा बनाने की तरफ और भी पहले बातें होती रहीं। बाज़ वज़ीर-ए-आज़म कहते रहे मैं शायद रियासत का आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की आप अहमियत और हैसियत और उसकी हालत देख लीजिए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई। फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर किंग्स पार्टी बनाने की भी बातें हुई। इस वक्त जो हुकूमत है उसकी खिचड़ी आप देख लीजिए कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग तो पाकिस्तान के आम पोलिटिकल वर्कर से भी गए गुजरे निकले कि इनको थोड़ा सा दबका मारें। करप्शन के केसेस हैं, कोई ऐसा नहीं है, शायद ही मैं किसी का नाम ले सकूँ, और चंद लोग होंगे जो गिने चुने पाक साफ में, बाकी सारे करप्शन की ज़द में आए और उसके नतीजे में ब्लैकमेल हो के अपने हकूक़ की बात नहीं कर सकते। वहीं पे कौम परस्त जो हैं, आज हमें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने इस तारीख को ज़िंदा रखा, भले वो तकसीम में 12-13 ग्रुपों में, मगर उनकी हैसियत है और लोग उनके साथ चलते रहे। ताहम बाकी सियासतदानों ने तो इस तारीख आज़ादी के बेस कैंप के अंदर रहते हुए सिर्फ पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया, किसी ने आके खुद रादियत मांगा, किसी ने कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार कहा, तो हमने खुद ही अपने मसले को बिगाड़ दिया, मुतनाज़ा बनाया और शुरू से हमारी बुनियादें जो थी वो कमज़ोर थी। मगर कश्मीरी जो है बड़ी गैरतमंद कौम है, ये इस तरह के किसी भी मंसूबे को बड़ी आसानी से कामयाब नहीं होने देंगे। और ये UBL की और मुस्लिम कमर्शियल बैंक की जो चेक बुक थी उसके ऊपर इस तरह की चीज़ों का लिखा जाना किसी सिलसिले की कड़ी है, और देखते हैं कि आगे चल के क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके ऊपर लोगों ने अच्छा खासा रद्द अमल दिया। फिर आप देखिए कि एक माफ़ीनामा जो है वो गर्दिश कर रहा है, जिसके ऊपर लिखा है पार्टी रहनुमा अबैद फारूक के कमसुन बेटे की वफ़ात का सुनकर दिल जो है वो दुखी हुआ है। मैं इसके अहले खाना के साथ दुख में बराबर का शरीक हूँ। अल्लाह इन्हें सब्र अता फरमाए। मैं 9 मई के वाक़ये के बाद तहरीक इंसाफ सीनियर मेंबरान समेत बड़ी तादाद में कारकुनान भी जेलों में है। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से रोनमा हुआ। मैं बहसीत पार्टी चेयरमैन अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ और जनाब आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ कि 9 मई के वाक़ये में मुलव्वस कारकुनान की सज़ाओं में कमी की जाए। मैं वादा करता हूँ कि मुस्तक़बिल में पार्टी का कोई भी कारकुन कानून को हाथ में नहीं लेगा। नीचे साइन है, इमरान खान लिखा है। 21 सितंबर 2 दिन पहले का ये माफ़ीनामा है
اور اس کے اوپر مختصر تبصرہ یہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ کیا عمران خان نے 9 مئی کے واقعے کے اوپر معافی مانگ لی، تو یہ جھوٹی خبر ہے۔ معافی اس چیز کے اوپر ہوتی ہے جو آپ نے غلطی کی ہو، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، چلائی جاتی ہیں عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے۔ تو عمران خان نے کوئی معافی نہیں مانگی، ہاں اگر کہیں پہ معافی بنتی ہے تو پھر تو سرعام اور پوری قوم کے سامنے مانگنی چاہیے، مگر یہ جھوٹ ہے کہ عمران خان نے کسی سے معافی مانگ لی۔ جاؤ عمران خان سے کہہ دو کہ ہم نے اپنے بچے قربان کر دیے ہیں، اب آپ کی باری ہے اور آپ اپنے حصے کا کام کرو۔ دراصل یہ بات اس طرح سے ہے کہ جاؤ عمران خان سے کہہ دو کہ بچے قربان کر دیے ہیں، وہ تیر آزمائیں گے، ہم جگر آزمائیں گے۔ یہ لاہور میں جو عمار فاروق دنیا سے گیا اور پھر وہاں پہ جب وکیل جو ہیں مروت صاحب گئے، اور پھر جو عمار فاروق کے چچا تھے وہ جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے عمران خان کے لیے پیغام بھیجا، چونکہ عمران خان کی ہدایت کے اوپر مروت صاحب جو تھے وہ آئے تھے وہاں پہ ان سے تعزیت کرنے۔ تو پھر جو پیغام بھیجا گیا وہ یہ کہا کہ جاؤ عمران خان سے کہہ دو اب تو ہم نے اپنے بچے بھی آپ کے اوپر قربان کر دیے ہیں، وہ تیر آزمائیں گے اور ہم جگر آزمائیں گے۔ یہ بڑا سٹرونگ میسج تھا اس فیملی کی طرف سے جن کا بھائی جو ہے یا جن کا باپ اور خامد جو ہے وہ عبید فاروق سابق MP جو امیدوار تھے وہ جیل میں ہیں، بیٹا کمسن جو تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کے باوجود یہ پیغام بھیجا۔ اور عمران خان بھی سوچتا ہوگا جیل میں بیٹھ کے کہ میں نے جس حقیقی آزادی کے اصول کے لیے جنگ لڑی تھی وہ تو ابھی تک نہ مل سکی، لیکن یہ نظام ایکسپوز ہوا، نظام کھل کے عوام کے سامنے آ چکا، کون سا ادارہ کون کیا کرتا ہے، پولیس کی کیا حیثیت ہے، سیاستدانوں کی کیا حیثیت ہے، یہ سیاستدان کیا کرتے ہیں، سب چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب چاہے بچے قربان ہوں، بوڑھے دنیا سے چلے جائیں یا جوان اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھائیں، لیکن یہ نظام جو ہے وہ ڈے بائی ڈے، چاہے وہ عدلیہ ہو، سیاستدان ہو، انکلوڈڈ میڈیا، سب یہ نظام ایکسپوز ہو کے عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ وہ عوام جو چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، وہ فیئر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھا ہے اس کو ووٹ دینے چاہیے، ان کو پوری سمجھ آ چکی ہے اس نظام کو کون چلاتا ہے، کہاں سے چلاتا ہے اور کیسے چلایا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ تم نے ریاست کا نظام دھرم برہم کر دیا، مت کرو ایسا، خدا کا واسطہ ہے باز آ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق اور جو اعتزاز احسن ہیں سینئر قانون دان، انہوں نے یہ بات اداروں کو، یہ بات سیاستدانوں کو، یہ بات نگران حکومت کو، پولیس کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، انکلوڈڈ عدلیہ کو کہی ہے کہ اس ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ مت کرو۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس کے ساتھ ایسے کیا جائے۔ اس ملک کے اندر 25 کروڑ عوام رہتے ہیں، اس ملک کے پاس بڑے سورسز ہیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو یوٹیلائز کر کے اس ملک کو بہت آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، لیکن کسی فوج کی سیاست میں مداخلت، کہیں سیاستدانوں کی فوج کے ساتھ بیعت، اس میں جو پسے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں، عام آدمی ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ملک کا نظام دھرم برہم مت کرو، ایسا مت کرو، باز آ جاؤ، یہ چیزیں اچھی نہیں ہو رہی۔ اب بات خدا کے واسطے دینے کے اوپر، منتیں کرنے کے اوپر اب گزارش کی جا سکتی ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے جس عوام کے لیے سفر کر رہے ہیں سیاستدان، عدلیہ، باقی لوگ، بلکہ وکلا عدلیہ میں بھی خیر اچھے لوگ ہیں چند، تو وہ عوام ہی خود اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے، کسی آزادی کے لیے، اپنے حق لینے کے لیے نہیں بولے گی، تو پھر اعتزاز احسن جیسے لوگ پھر ان کو ایسا ہی پیغام دیں گے کہ مت کرو ایسے، بس باز آ جاؤ، یہ چیزیں اچھی ہو جائیں، عوام ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ نظام کو بہتر ہونے دو، عوام کی طاقت کے بغیر بہتری آ جائے تو اس میں افاقہ ہو سکتا ہے، چونکہ لوگوں کو عیاشی آرام چاہیے۔ نواز شریف صاحب کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے، جو کرنا ہے کر لو، میں لکھ کے دیتی ہوں۔ یہ غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لکھی جانے والی ٹویٹس کو ٹویٹ کرتی ہیں۔ پہلے شہباز شریف اور نون لیگ کے گنگاتی تھی، PDM کی بڑی حمایتی تھیں، بولڈ ہیں، مگر ایسی بولڈ ہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ جو کہے گی اس طرف لکھیں گی اور ساری چیزیں کہتی رہیں گی۔ بطور جرنلسٹ، بطور اینکر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اپنے ہر پروگرام میں کہتی ہیں کہ لکھ کے دیتی ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں غریدہ فاروقی کب جھوٹی ثابت ہوتی ہیں اور نواز شریف صاحب کب سچے ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن یہیں پہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ڈٹ کے ہیں اور شہباز شریف صاحب ناکام ہوئے ہیں۔ شہباز شریف ناکام ایسے ہوئے کہ وہ بھائی کو نہیں منا سکے کہ آپ نے
फौज के एहतसाब की बात से पीछे हटना है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप ऐसी बातें नहीं कीजिए, बड़ी मुश्किल से इनके साथ मामलात अच्छे हुए हैं, मगर आप ऐसे नहीं करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये लगता है या ऐसा वो सोचते हैं कि काजी फायज ईसा सब अच्छे आदमी आगे हैं, मेरे साथ फौज ने बड़ा जुल्म किया, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफियाँ हुई। बाजवा और फैज़ ने बिल्कुल सही कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उनके इक़्तिदार को ख़त्म किया, उनके खिलाफ वो मास खोले कि उसमें उनको जूते तक मारेंगे एक तकरीब के दौरान तकरीर करते हुए। वो ये भी समझते हैं नवाज शरीफ साहब कि शायद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मेरी फेवर के हैं, बाकी कोर कमांडर्स को वो संभाल लेंगे, लिहाजा मुझे बयानिया चाहिए, लिहाजा मुझे दुख मिटाना है, मुझे खिफ्त मिटानी है। तो नवाज शरीफ साहब ने, ये लंदन से खबर है, कि अपनी बात के ऊपर कायम है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब होना चाहिए। अब जनरल फैज़ हमीद को छेड़ते हैं तो उनके पास गंदी नंगी गंजी और वीडियो हैं। अब जनरल बाजवा को छेड़ते हैं तो जो कौम का बड़ा इदारा है, जो पाक फौज है, उसका तकद्दुस पमाल होता है। माजी में ऐसे हुआ नहीं था, अब कैसे हो जाए? अगर कोई मिसाल सेट हो गई तो फिर तो खैर नहीं है। लेकिन लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब को ज़्यादा उम्मीद है, ये जो फैज़ाबाद धरना केस खोला गया है, उनको उम्मीद है कि इसके ज़रिए जो है कुछ लोगों का एहतसाब होगा, चूँकि उसमें ISI, MI और फौजी अफसरान जो थे उनके हवाले से फैज़ाबाद धरने का जो फैसला सुनाया था, उस वक्त उन्होंने जो एक सो मोटो लेके जो चीज़ें की थी काजी फायज ईसा साहब ने, उसकी दोबारा से 28 सितंबर को बहस होगी और उसमें देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। ताहम नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं ऐसे ही करना और करवाना चाहता हूँ। अब 28 सितंबर को फिर से रिमाइंडर दे दें, इमरान खान की 6-7 केसों के अंदर लाहौर की हाई कोर्ट अदालत में भी समाअत होनी है। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्या चीज़ें होती हैं। ये आज का आखिरी गोरख धंधा था। अपना ख्याल रखें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।